आज हमने इंजाइम्स पढ़ना है। इंजाइम्स आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स ऐसी शय होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है और उसका रेट बढ़ाती है। रेट क्या होता है कि जितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, दरअसल हम उसे रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 सेकंड के अंदर 10 प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो उसका रेट 10 प्रोडक्ट पर सेकंड होता है। और अगर 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट 20 पर बन रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि इसका जो रेट है वो इससे ज़्यादा है, 20 प्रोडक्ट पर सेकंड है। तो ये दरअसल रेट को बढ़ाते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स ये सारे काम करते हैं अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर, विदाउट बीइंग यूज्ड देमसेल्व्स, यानी अनयूज्ड रहते हैं। इंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सेल का फंक्शनल रोल अदा करते हैं, यानी सेल के जितने भी फंक्शनल रोल्स हैं वो इंजाइम्स के ज़िम्मे होते हैं। इंजाइम्स खुद किससे मिलकर बने होते हैं? इंजाइम्स प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स अपने आप को कॉइल करते हैं, फोल्ड करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉइल और फोल्ड होंगे तो प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वजूद में आएंगे। पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्शियरी होता है और चौथा क्वाटर्नरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि एंजाइम्स जो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, अब क्या सेल के फंक्शनल रोल को अदा करने के लिए प्रोटीन्स का तीनों स्ट्रक्चर में होना मतलब ज़रूरी है कि नहीं है? कि मतलब प्राइमरी में भी फंक्शनल रोल अदा कर सकता है? क्या वो सेकेंडरी में कर सकता है? क्या वो टर्शियरी में भी कर सकता है? क्या वो क्वाटर्नरी में भी कर सकता है? इस सवाल का बुजुर्गों आंसर ये है कि सेल अपना फंक्शनल रोल प्रोटीन्स से लेता है, लेकिन वो प्रोटीन्स हमेशा टर्शियरी में होना ज़रूरी है। यानी प्रोटीन्स अपने आप का जो फंक्शनल रोल है वो उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ना हो। प्राइमरी नहीं कर सकते और फंक्शनल रोल सेकेंडरी जो आपको पता है वो स्ट्रक्चरल रोल में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। टर्शियरी और क्वाटर्नरी जो होते हैं वो फंक्शनल रोल अदा कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स किसी भी प्रोटीन के अंदर हंड्रेड्स की तादाद में होती हैं। कॉइलिंग फोल्डिंग होती है तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्स बनते हैं। इंजाइम का काम कैटालिसिस का होता है, कैटालाइसिस करती है इंजाइम। तो इंजाइम जो कैटालिसिस करती है, पूरी की पूरी जो कैटालिटिक फंक्शन है इंजाइम का, वो सिर्फ एक ख़ास पोर्शन तक यानी महदूद होती है। उस ख़ास पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। वो पोर्शन चार्ज रखती है, उस पोर्शन की शेप 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है। अच्छा बात को सुनिए, ये जो शेप है एक्टिव साइट की और ये जो चार्ज है एक्टिव साइट का, इन दोनों का जिम्मा जो है वो अमाइनो एसिड्स का होता है। मतलब अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने हुए एंजाइम। तो कुछ अमाइनो एसिड से एक्टिव साइट मिलकर बनी होती हैं। ये एक एंजाइम है मेरे पास, मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है मेरे पास और उस एंजाइम, ये पूरा एंजाइम है। ये एंजाइम का जो है ये दूसरा हिस्सा है, ये वाला जो है दरअसल इसका ये एक्टिव साइट है। तो कुछ ही अमाइनो एसिड्स मिलकर एक्टिव साइट बनाते हैं, बाकी जो हिस्सा है वो उसके ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, क्योंकि एंजाइम इज़ अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो एंजाइम का ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जिम्मेदार होते हैं। 4 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स एंजाइम के इस खास एरिया की शेप को भी मेंटेन करते हैं और उसके चार्ज का भी जिम्मेदार होते हैं। एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ये दो इसके एंजाइम के जो मॉडल्स हैं, फ्लेक्सिबल जो मॉडल है एंजाइम का एक्टिव साइट का, वो आपको लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट है ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है एक्टिव साइट और रिजिड भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। 2 मॉडल्स हैं एंजाइम के, जिसमें एक जो है वो लॉक एंड की मॉडल है और एक जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय इमल फिशर इन 1890, जिसने कहा था कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी उसका तो टोटल रिएक्शन से पहले भी, रिएक्शन के दौरान भी और रिएक्शन के बाद भी कोई चेंज नहीं आती एंजाइम के स्ट्रक्चर में। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय डैनियल कोशलैंड इन 1959, उसने कहा था कि एंजाइम एक फ्लेक्सिबल 3 डिमेंशनल एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक्टिव साइट भी फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर चेंजेस इंड्यूस होती हैं और जब वो प्रोडक्ट्स सबस्ट्रेट को बना देते हैं तो अपने आप को एक्टिव साइट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। अच्छा, काम के एक्टिव साइट का किसी भी सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करती है, उसके साथ रिएक्ट करती है, उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है।
अब ये सारा काम जो है ये अपने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती है एक्टिव साइट। टू फंक्शनल रीजन्स होती हैं, नंबर 1 इज़ द बाइंडिंग साइट एंड नंबर 2 इज़ द कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है आपको कि बाइंडिंग साइट इज़ द एक्चुअली ये बाइंड करती है। ये अब देखो ना, कोई भी सबस्ट्रेट आया है तो एक्टिव साइट उस अपने सबस्ट्रेट को पहचानेगी, पहचानने के बाद उसके साथ बाइंड करेगी। मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है मेरे पास, ये एक पूरा एंजाइम है, एक ये एक्टिव साइट ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है और एक ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है दरअसल वो रिकग्नाइज करेगी कि ये मेरा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट करने के बाद ये उसके साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। एक काम हो गया बाइंडिंग साइट का। अब जब ये अटैच होगी तो एंजाइम के अंदर अब वो कुछ कैटालिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो कैटालिसिस करेगी। कैटालिटिक साइट कैटालिसिस का काम करती है। दरअसल जब सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद उसको मतलब निचोड़ती है, क्योंकि इसके अमाइनो एसिड्स इसका स्ट्रक्चर आपस में इतना यानी क्लोज आता है कि वो रिएक्टिव सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और खुद ब खुद वो किस में चला जाता है, प्रोडक्ट्स में। काम सारा का सारा सबस्ट्रेट का हुआ है। देखो सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटे हैं और प्रोडक्ट्स में गए हैं। एंजाइम तो बिल्कुल अनयूज्ड रहा है और जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो एंजाइम अपने आप को अलहदा कर लेगा और अनयूज्ड रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। एंजाइम्स जो है ना वो सोलली प्रोटीन्स पर तो मुश्तमिल हैं, यानी उनमें सिर्फ प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है जिन्हें आप कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जब तक ना हो उस वक्त तक एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जब वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो कैटालिसिस भी नहीं हो पाएगी। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि जैसे मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, एंजाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होता है। वैसे मैंने ये इस स्ट्रक्चर का बना लिया है, ये गोल होता है, तो क्योंकि इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो ये ग्लोब्यूलर है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका सबस्ट्रेट है और ये इसका कोफैक्टर है। सबस्ट्रेट अगर अटैच होंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक होगा, बाकी ये जो कोफैक्टर उसके साथ अटैच होगा तब जाकर मुकम्मल एक्टिव साइट फिल होगी। एक्टिव साइट के साथ मुकम्मल तौर पर बाइंडिंग जब तक ना हो तब तक तो रिएक्शन ना होगा। अगर वो बाइंडिंग मुकम्मल होगी उस वक्त तक जब सबस्ट्रेट अटैच होगा, साथ कोफैक्टर अटैच होगा। अगर वो अटैच होने के बाद फिर कैटालिसिस शुरू होगी और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब कोफैक्टर की टाइप्स भी अगर देख ली जाए तो वो 3 है, एक्टिवेटर्स है, कोएंजाइम्स है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है। ये आगे मैं बताता हूँ। नेचर वाइज देखी जाए जो ये ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। कोफैक्टर जितने भी हैं वो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली टेक पार्ट भी करते हैं और रिएक्शन अगर ना चल रहा हो तो उसको केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहला जो है वो एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मैंने आपको नेचर वाइज बताऊं तो वो इनऑर्गेनिक होता है, यानी कोई मेटालिक आइंस होते हैं, जैसे फिरम हो गया, मैग्नीशियम आइंस हो गए, कॉपर आइंस और जिंक आइंस हो गए। ये शर्त है एक्टिवेटर के लिए ये कि जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा उसके बाद कोफैक्टर जुड़ेंगे एंजाइम के साथ, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट तो ये जो एक्टिवेटर या कोफैक्टर जो लगा है वो बाद में डिटैच हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, वो एंजाइम का परमानेंट पार्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। इसकी एग्जांपल के तौर पर ये कैटालिसिस का फर्स्ट स्टेप देखो जिसे कैटालाइज करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोज के साथ एटीपी लगते हैं, एटीपी के बाद एटीपी अपनी टूट कर एडीपी में चले जाते हैं। फास्फेटाइन जो है वो ग्लूकोज को दे देते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाते हैं। उसमें इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे स्टेप को कैटालाइज करता है हेक्सोकाइनेज। वो मैग्नीशियम आइंस को लेता है एज एक्टिवेटर्स। जब तक वो मैग्नीशियम आइंस को अपनी एक्टिव साइट में नहीं लेगा सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज के साथ, उस वक्त तक ग्लूकोज 6 फास्फेट में नहीं जाएगा और उस वक्त तक रिएक्शन जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। कैटालिसिस मुमकिन ही नहीं होगी जब तक मैग्नीशियम आइंस को ना लिया जाए। तो ये एक्टिवेटर है, इसकी ये अहमियत है। कोएंजाइम्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। पहला तो कंसेप्ट समझिए कि कोएंजाइम्स को हम बिल्कुल वैसे ही बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम एंजाइम्स कर सकते हैं। कोएंजाइम्स दरअसल होते कोफैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये भी बिल्कुल एक्टिवेटर्स की तरह डिटैचेबल होते हैं, अलहदा हो सकते हैं। ये जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं तो एंजाइम अनयूज्ड रहता है, अलहदा हो जाता है और उसी के साथ जो कोफैक्टर्स अटैच थे वो भी डिटैच हो जाएंगे। ये पहले तो बात ये समझें कि ये डेरिवेटिव्स हैं विटामिन्स के, यानी ये विटामिन्स से निकले हुए हैं।
विटामिन्स के डिराइव्ड किए हुए हैं। ये बात मैं आपको समझाता हूँ इस तरह कि जैसे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, मतलब मोनोमर्स जब आपस में जुड़ेंगे बहुत ज़्यादा तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ते जाएँ आपस में तो वो बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि डीएनए पर भी मुश्तमिल होती है या आरएनए बना देती है जब पॉलीमर बनते हैं। और अगर वो पॉलीमर ना बनाए मोनोमर, अगर वो मोनोमर अटैच हो जाए विटामिन्स के साथ, वो कोएंजाइम बनाते हैं। सिंपल इज दैट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और कोएंजाइम ए। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से एक हम देख लेते हैं। जब एथेनॉल है, आपने पढ़ा होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट काम है। उसमें NaDH ऑक्सीडाइज होकर Na पॉजिटिव में चला जाता है। लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल उलट काम करें, एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, तो उसमें Na+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन को लेकर NaDH2 में चला जाएगा और वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होता क्या है कि एंजाइम जो होता है इसमें इस्तेमाल होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसकी एक्टिव साइट पर जुड़ता है एथेनॉल, लेकिन वो एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता जब तक कोएंजाइम Na+ जो होता है उस एक्टिव साइट के साथ एथेनॉल के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा तो कैटालिसिस होगी और एसिटाल्डिहाइड में चला जाएगा। ये जो Na+ है वो कोएंजाइम है। एक और जगह भी Na+ जो होता है वो NaDH2 में चला जाता है। एक एग्जांपल है पायरुविक एसिड की। पायरुविक एसिड जो होता है, आपने पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में जाता है, एसिटाल्डिहाइड एसिटाइल ग्रुप में जाता है, एसिटाइल ग्रुप आखिर में एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए में जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होता है। पायरुविक एसिड जो होता है अगर उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन की जाए, डीकार्बोक्सिलेशन करने से वो एसिटाल्डिहाइड में चला जाएगा और एसिटाल्डिहाइड जो होता है उसमें अगर Na+ जिसे हम कहते हैं ये कोएंजाइम है, वो रिडक्शन करके NaDH2 में चला जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप में, एसिटाल्डिहाइड और एसिटाइल ग्रुप में। और एसिटाइल ग्रुप को अगर कोएंजाइम ए अटैच कर लिया जाए उसके साथ, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको कैटलाइज करता है कि एंजाइम जिसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम के तौर पर Na+ लेता है। ये भी एक एग्जांपल में आ गई। अब तीसरी एग्जांपल भी अगर लेना चाहें हम कोई एंजाइम की, तो वो आपने लाजमी पढ़ी होगी कि जब सक्सिनेट जाता है फ्यूमरेट में, तो फ्यूमरेट में जाने के वक्त वो FAD+ यानी जो होता है कोएंजाइम वो लेता है और वो FADH2 में रिड्यूस हो जाता है और वो फ्यूमरेट बन जाता है। क्या होता है कि इसमें एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिव साइट पर सक्सिनेट सबस्ट्रेट जुड़ता है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाता फ्यूमरेट में अनटिल FAD+ कोफैक्टर कोएंजाइम उसके साथ जुड़ जाएगा, तब वो एक्टिव साइट उसकी एक्टिव होगी, कैटालिटिक साइट को एक्टिव करेगी और फिर वो फ्यूमरेट में चला जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है। अब प्रोस्टैटिक ग्रुप को अगर हम देखें तो प्रोस्टैटिक ग्रुप में हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को देखते थे। हम यानी प्रोस्टैटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को देखते हैं, यानी ऐसे कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हों। प्रोस्टैटिक ग्रुप में यही आते हैं बिल्कुल कोएंजाइम की तरह, लेकिन इसमें कोएंजाइम से एक मुख्तलिफ चीज़ ये आती है कि ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, यानी अटैच्ड रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। मतलब ये है कि अगर सबस्ट्रेट जो होता है अगर वो चला जाएगा प्रोडक्ट में, उसके बाद एंजाइम तो डिटैच हो जाएगा, लेकिन एंजाइम के साथ ये जो कोफैक्टर्स हैं वो अटैच रहेंगे, वो डिटैच नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल में आपने पोरफायरिन रिंग पढ़ा था। पोरफायरिन रिंग आपने जब पढ़ा था तो उसमें जो फिरम होती है, फिरम आयरन जो होती है वो अटैच्ड होती है। आपने ये लाजमी ये देखा होगा हीमोग्लोबिन में एंजाइम्स जस्ट लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस। तो पोरफायरिन रिंग जो होता है उसमें आयरन जो होता है वो अटैच्ड होता है बहुत सारे एंजाइम्स, जिसमें एग्जांपल के तौर पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस उसके साथ अटैच होता है।